हेलो एवरीवन, आज डेट है 31 जनवरी 2022 और इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर की इंपॉर्टेंट न्यूज़ को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस एकेडमी का लिंक दिया हुआ है। आप टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस एकेडमी के साथ में जुड़ सकते हैं। वहां पर हर एग्जाम मीन्स यूपीएससी, स्टेट पीएससी एंड अदर एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के साथ में शेयर की जाती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करेंगे एक ज्योग्राफिकल मैप क्वेश्चन के साथ में। और आज आपका क्वेश्चन ये है कि ओमान कंट्री को जाकर के आपको सबसे पहले मैप में व्यू करना है, फिर इससे रिलेटेड हर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को एंड इन्फॉर्मेशन को कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। इसमें एक क्वेश्चन और इंसर्ट है, आपको ये भी बताना है कि इंडिया और ओमान के बीच में कौन कौन से मिलिट्री एक्सरसाइजेज होती हैं, उनके नेम भी आपको कमेंट बॉक्स में बताने हैं। कल हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था वोल्गा रिवर को लेकर के, तो वोल्गा रिवर को अगर हम मैप में व्यू करें तो जो सेंट्रल रशिया पार्ट है वहां से वोल्गा रिवर का ओरिजिन होता है। उसके बाद में सर्दर्न रशिया में फ्लो होती हुई लास्ट में कैस्पियन सी में अपने वाटर को डिस्चार्ज करती है। यूरोप की लॉन्गेस्ट रिवर के रूप में सिचुएटेड है वोल्गा रिवर। इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर का अगर हम डिस्कशन करें तो सबसे फ्रंट पेज पर जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। बहुत सारे एग्जाम ऐसे होते हैं जिनमें स्पोर्ट्स से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि 2022 का ऑस्ट्रेलियन ओपन जो है वो राफेल नडाल ने जीत लिया है। राफेल नडाल स्पेन कंट्री से बिलोंग करते हैं और ये जो ऑस्ट्रेलियन ओपन जो ग्रैंड स्लैम है वो टेनिस गेम से बिलोंग करता है। तो आपको पता चल गया होगा कि राफेल नडाल जो है वो टेनिस प्लेयर है। अब यहाँ पर उन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन को जीत करके सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम जीतने वाले 21 ग्रैंड स्लैम जीतने वाले पूरे वर्ल्ड में पहले खिलाड़ी, पहले प्लेयर वो बन गए हैं। उनके बाद में नंबर आता है रोजर फेडरर का और नोवाक जोकोविच का, जिन्होंने 2020 ग्रैंड स्लैम जीत रखे हैं। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो बात आ रही है ग्रैंड स्लैम की। तो ये जो टेनिस जो गेम होता है इसमें कौन कौन से ग्रैंड स्लैम होते हैं या कौन कौन सी जो सीरीज होती है जिनको ग्रैंड स्लैम से नाम से जाना जाता है, तो अगर हम टेनिस गेम की बात करें तो उसमें 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं। सबसे पहला ईयर में सबसे पहला जो ग्रैंड स्लैम होता है वो ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है। उसके बाद में होता है फ्रेंच ओपन, थर्ड होता है विंबलडन और फोर्थ होता है यूएस ओपन। इस तरीके से ये 4 ग्रैंड स्लैम है टेनिस गेम से रिलेटेड। तो इनको लेकर के भी एग्जाम में डायरेक्ट इनके नेम दे दिए जाएंगे और पूछ लिया जाता है कि कौन से गेम से ये रिलेटेड है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है या वैक्सीनेशन प्रोग्राम को लेकर के। यहाँ पर कल हमारे पीएम ने मन की बात की और मन की बात में उन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट जो टॉक्स हैं उसके बारे में डिस्कशन किया। सबसे पहले उन्होंने वैक्सीनेशन प्रोग्राम की बात की कि 1 ईयर हम कंप्लीट कर चुके हैं वैक्सीनेशन प्रोग्राम को। हर 4 एडल्ट्स में 3 एडल्ट जो है उन्होंने डबल डोज जो है वैक्सीनेशन की वो लगवा चुके हैं। इसके अलावा 95% ऐसे लोग हैं जिनको फर्स्ट डोज दी जा चुके हैं वैक्सीनेशन की। इसके अलावा उन्होंने मन की बात में डिस्कशन किया महात्मा गांधी जी के बारे में, क्योंकि 30 जनवरी को महात्मा गांधी जी की डेथ एनिवर्सरी आती है। इसके अलावा सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में बात किया क्योंकि इस साल उनकी 125th बर्थ एनिवर्सरी थी 23 जनवरी को, और इसीलिए हमारा जो रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन है उसको स्टार्ट कर दिया गया 23 जनवरी से 30 जनवरी तक। ओके, अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है पिगेसस स्पाईवेयर को लेकर के। यहाँ पर जो आर्टिकल है इसमें देखो, अभी न्यूयॉर्क टाइम्स में एक रिपोर्ट आती है और इस रिपोर्ट में ये बोला गया कि इंडिया ने 2017 में इजराइल कंट्री के साथ में जो डील की थी उसी डील का एक इंटीग्रल पार्ट था पिगेसस स्पाईवेयर, और इस पिगेसस स्पाईवेयर का इंडिया में यूज़ किया गया है। अब हमें पता है कि आज से हमारा बजट सेशन स्टार्ट होने वाला है, तो बजट सेशन में इफेक्ट देखने को मिलेगा इस पिगेसस स्पाईवेयर न्यूज़ का। यहाँ पर जो पार्लियामेंट में जो अपोजिशन पार्टीज़ है, सबसे इंपॉर्टेंट जो कांग्रेस पार्टी है वो एक तरीके से हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट को पार्लियामेंट में घेरने की कोशिश करेगी। इसीलिए अधीर रंजन चौधरी जो लोकसभा में कांग्रेस के लीडर हैं, उन्होंने हमारे लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को एक लेटर लिखा है और उसमें ये बोला है कि हम प्रिविलेज मोशन लाना चाहते हैं जो भी हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है उनके खिलाफ में। ओके, तो आपके पास हमें पता होता है कि लोकसभा में स्पीकर और वहाँ पर चेयरमैन जो होता है उनके पास में पावर होती है प्रिविलेज मोशन को एक तरीके से सैंक्शन करने की। तो यहाँ पर यह बताया गया है कि प्रिविलेज मोशन लाने की कोशिश की जा रही है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो लास्ट ईयर बहुत सारे हमारे एमिनेंट पर्सनैलिटीज उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में भी इस बात को लेकर के पिटीशन जारी की थी, पिटीशन दर्ज करवाई थी कि हमारे जो भी फ़ोन हैं हमारे उन सबको टैप किया जा रहा है और इस मालवेयर का यूज़ करते हुए हमारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को आउट करने की कोशिश की जा रही है। अब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी बनाई थी और उस कमेटी को रविंद्रम जो फॉर्मर जस्टिस हैं हमारे, उनको इस
इसका हेड बनाया था। तो रविंद्रम कमेटी ने अभी जो भी एमिनेंट पर्सनैलिटीज जिन्होंने नाम दिया था कि हमारे फ़ोन को टैप करने की कोशिश की जा रही है, तो जब उनके फ़ोन को साइबर एक्सपर्ट्स ने उनके जो फ़ोन हैं उनको जब एक तरीके से उनकी जांच की, एग्जामिन की, तो ये पाया गया कि उनमें पेगासस का यूज़ किया गया है, मतलब जो मालवेयर था वो उसमें इंस्टॉल किया गया था और ये ऐसे प्रूफ सामने आए हैं। अब यहाँ पर जो अपोजिशन पार्टीज हैं उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए ये भी बात बोली है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उन्होंने कोशिश की है ना सिर्फ जनता को धोखा देने के लिए, हमारी जो भी अपोजिशन पार्लियामेंट को धोखा देने के लिए, क्योंकि पार्लियामेंट में पिछले साल लास्ट ईयर बिल्कुल साफ मना किया था कि हमने इस तरीके की कोई भी इंस्पेक्शन इंस्टॉल नहीं की है। इसके अलावा जुडिशरी, सुप्रीम कोर्ट जब इसको लेकर के इंटरवीन कर रहा था तो उनको भी धोखा देने की, मतलब हर पॉइंट के ऊपर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो हमारी मेन गवर्नमेंट है, उन्होंने कोशिश की है कि पेगासस स्पाईवेयर का यूज़ करके और ये सारी इंफॉर्मेशन आउट की जाए और उस तरीके से हमारी जो डेमोक्रेसी है उसको एक तरीके से मोड़ा जाए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़, यहाँ पर ओडिशा जो हमारा स्टेट है उसके कोस्टल रीजन में कुछ कन्फ्लिक्ट देखने को मिल रहा है। यहाँ पर जो यहाँ की गवर्नमेंट है वो कुछ स्टील प्लांट एस्टेब्लिश करना चाहती है, लेकिन यहाँ की जो भी पॉपुलेशन है उसको विरोध कर रही है। विरोध करने का कारण ये है कि यहाँ की लोकल पॉपुलेशन ये बोलती है कि ये जो एरिया है वो काफ़ी फर्टाइल लैंड है। फर्टाइल लैंड की वजह से यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कैज्यू का प्लांट होता है और कैज्यू के प्लांटिंग होने की वजह से यहाँ पर जो लोगों की इनकम है वो इसी के ऊपर डिपेंड करती है। तो अगर आप यहाँ पर स्टील प्लांट लगाओगे तो यहाँ के लोगों की इनकम जो है, लाइवलीहुड जो है, वो एक तरीके से डाइल्यूट हो जाएगी और काफ़ी ज़्यादा अगर हम देखें काफ़ी फर्टाइल लैंड है यहाँ पर, मतलब जो प्रोडक्शन है वो काफ़ी हाई लेवल पर यहाँ पर हो सकता है। ऐसा नहीं है कि पहली बार इन लोगों ने प्रोटेस्ट किया, 2012 में भी लगभग यहाँ पर गवर्नमेंट ने एक प्लांट एस्टेब्लिश करने की कोशिश की थी, तब भी लोगों ने प्रोटेस्ट किया और उसके बाद में दोबारा से यहाँ पर कुछ प्रोजेक्ट एस्टेब्लिश करने की बात की जा रही है। ये जो आर्टिकल है वो अंडर 19 हमारी जो क्रिकेट टीम है उससे रिलेटेड है। इसमें एक बॉलर है रवि कुमार, उनके बारे में बताया गया है कि उनके फादर जो हैं वो बीएसएफ में एएसआई की पोस्ट पर हैं और यहाँ पर सीआरपीएफ में एएसआई की पोस्ट पर है और उन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ में इंडिया की जीत हासिल करने में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया रवि कुमार ने। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़, आज का जो हमारा एडिटोरियल पेज है वो ज़्यादातर फोकस किया गया है हमारे यहाँ पर, उसमें ज़्यादातर अब आज सबको पता है कि कल जो है वो हमारा बजट बोला जाएगा, बजट जो है वो रखा जाएगा हमारे पार्लियामेंट में, तो बजट के ऊपर ज़्यादा डिस्कशन किया गया है। जितने भी आर्टिकल्स आए हैं आज उसमें एडिटोरियल पेज पर, उसमें किसी आर्टिकल में फोकस किया गया है कि जो फार्मर्स हैं उनकी इनकम को बढ़ाने के लिए हमारी गवर्नमेंट किस तरीके से काम करे। किसी आर्टिकल में फोकस किया गया है कि जो हमारा हेल्थ सेक्टर है उसको इम्प्रूव करने के लिए कैसे काम किया जाए। यहाँ पर जो आर्टिकल है उसमें क्लासरूम एजुकेशन के बारे में बताया गया है कि काफ़ी लंबे टाइम से स्कूल बंद रही और अगर हम देखें तो जो हमारा दिल्ली वाला जो रीजन है वहाँ पर जो नेशनल कैपिटल है वो एरिया तो ना सिर्फ कोविड की वजह से परेशान रहा, बल्कि हमने कुछ टाइम पहले देखा कि पोल्यूशन की वजह से भी वहाँ पर स्कूल काफ़ी लंबे टाइम से बंद रही। तो अभी कुछ स्टेट दोबारा से डिक्लेयर कर रहे हैं कि स्कूल्स को ओपन किया जाए। तो यहाँ पर राइटर का ये बोलना है कि जो स्कूल हैं उनकी वजह से ना सिर्फ हमारी जो लर्निंग स्किल है उसमें कमी आई है, बल्कि अगर हम देखें तो न्यूट्रिशन बेसिस जो प्रॉब्लम है वो भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुई है। तो इन सारी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए हमें दोबारा से जो हमारे क्लासरूम प्रोग्राम है उनको अनलॉक करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़, आज जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल आए हैं वो एक्सप्लेन्ड पेज पर हैं। एक्सप्लेन पेज पर पहला आर्टिकल आया है यूक्रेन और रशिया के बीच में जो कन्फ्लिक्ट है उसको लेकर के और इंडिया का इसमें क्या स्टैंड है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो देखो कुछ टाइम से लगभग 1.5 मंथ्स हो गए, मतलब 1 कंप्लीट और लगभग हाफ मंथ हो गया कि यहाँ पर जो रशिया है वो यूक्रेन का बॉर्डर एरियाज पे अपने जो ट्रूप्स हैं उनको डिप्लॉय करने की कोशिश कर रहा है, नॉर्दर्न पार्ट में भी और यहाँ पर ईस्टर्न पार्ट में भी। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि जो यूक्रेन है वो नाटो ऑर्गेनाइजेशन की तरफ अपना इन्फ्लुएंस इंक्रीज कर रहा है। यूक्रेन चाहता है कि नाटो ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करो और जो रशिया चाहता है कि यूक्रेन नाटो ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन ना करे। तो इसको लेकर के लगभग यहाँ पर क्लैश है। ओके, अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो देखो यूक्रेन और रशिया के बीच में कन्फ्लिक्ट होना चाहिए। फिर यहाँ पर वेस्टर्न कंट्रीज जैसे हम देख रहे हैं कि यूएस जो है यूरोपियन कंट्रीज का सारा लेकर के यूक्रेन को सपोर्ट करने की कोशिश कर रहा है और रशिया को काउंटर करने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पर जो वेस्टर्न कंट्रीज है उनका इतना इन्वॉल्वमेंट क्यों है इस एरिया में? सबसे पहले अगर हम बात करें तो रशिया इतना इंटरेस्ट क्यों दिखा रहा है यूक्रेन को सेव करने के लिए कि नाटो ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन ना करे? तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो न्यूयॉर्कर के एडिटर थे एक डेविड रेमनिक, उन्होंने एक बुक लिखी थी
1987 से 1991 के बीच में। और उसमें उन्होंने एक बात बोली थी कि देखो, उन्होंने अपनी बुक में लेनिन्स टॉम में एक बात बोली थी कि देखो, जो व्लादिमीर लेनिन थे उन्होंने एक बात बोली थी कि अगर हमें रशिया को सेव करना है तो यूक्रेन जो है वो रशिया का हेड है। अगर रशिया को बचाना है, एक सेफ तरीके से हमें रखना है, तो हमें यूक्रेन को अपने साथ में जोड़ के रखना होगा। अगर हेड ही कट जाएगा तो रशिया का कोई भी एग्जिस्टेंस नहीं रहेगा। अब हम क्या देख रहे हैं कि 2008 तक यहाँ पर यूक्रेन में जो प्रेसिडेंट थे वो एक तरीके से प्रो रशिया थे, मतलब एक तरीके से इन्फ्लुएंस थे। उसके बाद में यहाँ पर दूसरी गवर्नमेंट बनती है और जो दूसरी गवर्नमेंट है वो वेस्टर्न कंट्रीज की तरफ इन्फ्लुएंस होती है। 2008 में ही यहाँ पर एक तरीके से कोशिश की जाती है कि नाटो ऑर्गेनाइजेशन में जुड़ने का यूक्रेन ने प्रयास करना स्टार्ट कर दिया था। लेकिन अगर हम बात करें तो यहाँ पर 2014 में जो रशिया है उसने यूक्रेन का जो क्रीमिया वाला पार्ट है उसको अपने अंडर कर लिया। और यहाँ पर भी कुछ कन्फ्लिक्ट है सी ऑफ अजोव को लेकर के और ब्लैक सी में जो स्ट्रेट है उस वाले पार्ट को लेकर के, जिसको लेकर के रशिया यहाँ पर डोमिनेंस करता है। एक ये भी कारण है कि यूक्रेन का झुकाव हो रहा है वेस्टर्न कंट्रीज की तरफ में, ठीक है। तो यहाँ पर अगर सपोर्टिव नेचर के साथ में रशिया यहाँ पर काम करे तो हो सकता है कि यूक्रेन जो है वो वेस्टर्न कंट्रीज की साइड में ना जाए। दूसरी प्रॉब्लम ये है कि रशिया चाहता है कि रिटर्न में जो यूएस है वो रिटर्न में ये बात लिख करके हमें दे कि नाटो ऑर्गेनाइजेशन में ना तो मैं यूएसएसआर के किसी पार्ट को अपने साथ मिलाऊंगा और ना मैं जो ईस्टर्न यूरोप है उसकी तरफ एक्सपेंड होऊंगा। हम ये देख रहे हैं कि नाटो ऑर्गेनाइजेशन में जो मेंबर्स की संख्या है वो टाइम के साथ में यूएस से बढ़ाता जा रहा है। इसको लेकर के भी रशिया को कंसर्न है। रशिया को ये लगता है कि आने वाले टाइम में एक तरीके से यूक्रेन या फिर रशिया के आसपास वाले एरिया में वो सारे पार्ट जो पहले यूएसएसआर के पार्ट थे और 1991 में डिसइंटीग्रेशन के बाद में वो इंडिपेंडेंट कंट्री के रूप में एग्जिस्ट कर गई, तो उन सभी को रशिया नाटो ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर बना करके एक तरीके से थ्रेट देने की कोशिश करेगा रशिया को, यूएस से थ्रेट देने की कोशिश करेगा रशिया को। तो ये प्रॉब्लम है। अब इंडिया का क्या स्टैंड है? देखो, इंडिया जो है, इंडिया चाहता है, इंडिया ने अपनी तरफ से स्टेटमेंट दिया कि हम चाहते हैं कि भाई वॉर ना हो। नेगोशिएशंस के थ्रू इस इशू का जो आंसर है वो निकल करके आई। इंडिया का स्टैंड ये है, इंडिया जो है वो रशिया के भी साथ रहना चाहता है, क्योंकि इंडिया को लगता है कि अगर वॉर होती है तो रशिया जाएगा चाइना के साथ में और चाइना फिर काउंटर करवाने की कोशिश करेगा अपने डिफेंस वेपन्स को रशिया को, और इसकी वजह से इंडिया और रशिया के रिलेशन खराब होंगे। दूसरी तरफ इंडिया यूएस के वेस्टर्न कंट्रीज के भी साथ में रहना चाहता है, क्योंकि इंडो पैसिफिक वाला रीजन और चाइना को काउंटर करने के लिए यूएसए और अदर कंट्री जो है वो इंडिया का काफी साथ देते हैं। तो ये इंडिया का स्टैंड है। इंडिया न्यूट्रल पॉलिसी के ऊपर आज तक काम करता है और यहां पर भी न्यूट्रल पॉलिसी को ही इंडिया फॉलो कर रहा है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ओमान कंट्री को लेकर के। ओमान के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं वो इंडिया की विजिट पर है, 4 फेब तक इंडिया में रहेंगे। हमें पता है कि जो वेस्टर्न पेनिनसुला है, यहाँ पर जो वेस्ट एशिया है, जिसमें ओमान कंट्री एकमात्र ऐसा कंट्री है जिसमें इंडिया के तीनों लेवल पर, मतलब एयरफोर्स लेवल पर भी, वाटर लेवल, नेवी लेवल पर भी और मिलिट्री आर्मी लेवल पर भी हमारे यहाँ पर मिलिट्री एक्सरसाइजेज होते हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें तो ओमान का हमारे साथ रहना जरूरी क्यों है? 2018 में हमारे कुछ डिस्कशन होते हैं यहाँ पर ओमान कंट्री को लेकर के, और यहाँ का उनका एक पोर्ट है। इस पोर्ट को हमने डेवलप करने में ओमान का साथ देने की कोशिश की। इंडिया क्या चाहता है कि जिस तरीके से चाइना इंडो पैसिफिक रीजन में स्मॉल आइलैंड कंट्रीज को अपने साथ में मिला करके अपने डिफेंस पोर्ट वहाँ पर बना रहा है, सेम तरीके से इंडिया भी इसे बनाए, ताकि चाइना को जो भी इंडो पैसिफिक वाला रीजन है वहां पर काउंटर किया जा सके। तो इसी के लिए ये बोला जा रहा है कि इंडिया में जो विजिट हो रही है ओमान के अल जाबी की, वो एक तरीके से हमारे ओल्ड फ्रेंडशिप जो है उसको रिवाइवल करने के और जो हमारे स्ट्रेटजिक टाइज हैं उनको भी रिवाइवल करने में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो ये आज का हमारा इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर का डिस्कशन था। अगर आप यहाँ तक आए हैं, वीडियो आपको अच्छा लगा है, तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।